हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स के सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 4 सैम वेव एंड ऑप्टिक्स 2 यूनिट 4 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 2017 में आया था फाइनल एग्जामिनेशन में, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स करके। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको लिखना होगा कि ऑप्टिकल फाइबर की इंट्रोडक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही लंबी सी, बहुत ही पतली सी सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है, जिसका डायमीटर जो है वो बहुत ही कम होता है। इसका डायमीटर जो है 10⁻⁴ सेंटीमीटर के लगभग होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कॉपर वायर्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, उसी प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर जो है लाइट सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के काम आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना पर काम करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, अभी हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, पूरे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। देखिए स्टूडेंट, जब हम लाइट को ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड पर सेंड करते हैं और वो दूसरे एंड से बाहर निकलती है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करके नहीं आती, बल्कि वो जिग जैग पाथ फॉलो करते हुए ही बाहर निकलती है। और स्टूडेंट्स, अगर आप ऑप्टिकल फाइबर को बेंड भी करते हैं, किसी भी शेप में तोड़ते मरोड़ते हैं, तब भी जो है आपको जितनी आपकी इनपुट इंटेंसिटी थी उतनी ही आउटपुट इंटेंसिटी जो है वो देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है यहाँ पर ऑप्टिकल सिग्नल का, जो आप ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू सेंड करते हैं। लाइट रे का बहुत कम फ्रैक्शन जो है वो फाइबर की साइड वॉल से लॉस्ट होता है और मेजर पार्ट जो होता है इंसिडेंट लाइट रे का वो ट्रांसमिट हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, और ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे एंड पर आपको पूरी की पूरी इंटेंसिटी देखने को मिलती है जितनी आपने ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सेंड की थी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। An optical fiber is a long thin strand of very pure glass whose diameter is of order of 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ऑप्टिकल फाइबर एक लॉन्ग थिन स्ट्रैंड होती है, किसकी? प्योर ग्लास की स्ट्रैंड होती है, जो कि जनरली जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, बहुत ही पतली होती है। इसका डायमीटर जो है इस ग्लास ट्यूब का, प्योर ग्लास ट्यूब का, जो कि बहुत ही पतली होगी और बहुत ही स्ट्रैंड्स की फॉर्म में होगी, वो होती है। इसका डायमीटर जो होता है वो 10⁻⁴ सेंटीमीटर के लगभग होता है, जो कि हमारे ह्यूमन हेयर से भी छोटा इसका डायमीटर होता है। सच अ फाइबर कंडक्ट्स लाइट इन द सेम वे एज कॉपर वायर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्टिकल फाइबर का काम है लाइट वेव को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाना, जैसे कॉपर वायर्स करती हैं, करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंडक्ट करती हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स? ऑप्टिकल फाइबर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना के ऊपर काम करते हैं। ये क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, इसकी वर्किंग में नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। द मोशन ऑफ लाइट इज इन अ zigzag path and only a small fraction of light ray escapes through side walls of the fiber, but major fraction comes out from the other end of the fiber। देखिए स्टूडेंट, जो लाइट जो प्रोपेगेट करती है ऑप्टिकल फाइबर में, वो zigzag पाथ फॉलो करती है। zigzag पाथ फॉलो करते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचती है ऑप्टिकल फाइबर में, और लाइट रे का बहुत कम फ्रैक्शन जो है वो फाइबर की साइड वॉल से जो है वो एस्केप कर जाता है। बहुत कम फ्रैक्शन होता है, जैसे मान लो आपने 100% लाइट भेजी तो 0.001% जो है वो एस्केप हो जाता है साइड वॉल्स ऑफ फाइबर से, और 99.999% जो है आपको आउटपुट सिग्नल की फॉर्म में देखने को मिलता है। ज्यादा फ्रैक्शन जो है लाइट रे का वो ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे एंड से बाहर मिल जाता है आपको। इसका मतलब क्या हुआ? द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एंड आउटगोइंग बीम्स रिमेन सेम। जितनी आपने इंटेंसिटी इंसिडेंट की थी लाइट रे की ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड पर, उतनी ही आपको लाइट रे की इंटेंसिटी जो है वो देखने को मिलती है दूसरे एंड ऑफ फाइबर पे। इफ फाइबर इज बेंट इन एनी शेप
A bundle of optical fiber is known as light pipe. इवन अगर आप ऑप्टिकल फाइबर को बेंड भी कर देते हैं तब भी इनपुट एंड आउटपुट इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पर सेम रहती है। और ऑप्टिकल फाइबर के कॉम्बिनेशन को ग्रुप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स या ये कह लो आप बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को बोला जाता है लाइट पाइप। तो इतना लिखने के बाद इसके नेक्स्ट सेक्शन में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं ऑप्टिकल फाइबर के। तो आप हेडिंग बनाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक मेन कंपोनेंट्स। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स ये है ऑप्टिकल फाइबर का मेन कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। सबसे अंदर वाला जो कंपोनेंट होता है, सबसे अंदर वाला सेक्शन जो होता है इसको हम कोर बोलते हैं। यहीं से कोर के थ्रू ही लाइट जो है वो जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचती है। कोर जो होती है वो ग्लास की बनी होती है या फिर आप इसको प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, क्योंकि लाइट जो है कोर के थ्रू ही प्रोपेगेट करती है, इसलिए इसको वेव गाइडिंग रीजन भी बोला जाता है। कोर जो है वो बहुत ही पतली होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो 2 से लेके 120 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन फॉर विच ऑप्टिकल फाइबर्स आर बीइंग यूज्ड। तो दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो है क्लैडिंग। कोर के ऊपर हमने एक प्लास्टिक की या फिर एक ग्लास की कवरिंग की होती है क्लैडिंग मटेरियल से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा और लाइट जो है वो प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ये चीज जरूरी है। इसका क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.48 है और कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.52 है। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज लेस देन कोर। क्लैडिंग भी जो है ग्लास या प्लास्टिक की बनाई जाती है, बट जिस ग्लास या प्लास्टिक से आप क्लैडिंग बनाएंगे वो कोर जो कि कोर जिस ग्लास या प्लास्टिक से बनी हुई है उससे डिफरेंट होना चाहिए। मींस क्लैडिंग बनाने के लिए जो ग्लास या प्लास्टिक यूज होगा उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कोर बनाने के लिए यूज हुए ग्लास या प्लास्टिक से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, पहले हम 2 कंपोनेंट्स के बारे में लिख लेते हैं, क्या आप इसमें कोर और क्लैडिंग में आप क्या लिखे आएंगे। इससे नेक्स्ट सेक्शन में हम 3rd कंपोनेंट की बात करेंगे और साथ ही देखेंगे क्लैडिंग क्या क्या खास फंक्शन परफॉर्म करती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इन दोनों पॉइंट्स की थ्योरी में आप क्या लिखे आएंगे। First component is core. Core is the innermost section of optical fiber known as light guiding region. ऑप्टिकल फाइबर का सबसे अंदर वाला सेक्शन जो होता है उसको हम कोर बोलते हैं। लाइट जो है वो कोर के थ्रू ही एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट होती है थ्रू सफरिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड फॉलोइंग जिगजैग पाथ एज शोन इन फिगर। तो स्टूडेंट इसलिए इसको बोला जाता है लाइट गाइडिंग रीजन। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये आप बहुत ही हाई क्वालिटी ग्लास या प्लास्टिक से बना सकते हैं कोर को। इट इज वेरी थिन हैविंग डायमीटर 2 to 120 माइक्रोमीटर। बहुत ही पतली होती है कोर। उसका डायमीटर जो है वो जनरली 2 से लेके 120 माइक्रोमीटर तक वेरी कर सकता है। तो सेकेंड कॉम्पोनेंट है क्लैडिंग। कोर इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल नोन एज क्लैडिंग। कोर के ऊपर हमने क्लैडिंग नाम के एक मटेरियल की हमने एक लेयर बना रखी होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होना चाहिए कोर से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ क्लैडिंग इज लोअर देन दैट ऑफ कोर। कोर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा होगा या फिर क्लैडिंग का कोर से कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो काम करेगी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तभी ऑप्टिकल सिग्नल जो है वो प्रोपोगेट करेगा। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक बट हैविंग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कोर। ये भी ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है। क्लैडिंग लेयर जो होती है कोर के ऊपर जो होती है ये भी प्लास्टिक और ग्लास की बनी होती है, बट उस प्लास्टिक और ग्लास की जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी उस ग्लास या प्लास्टिक से जिससे आप कोर मटेरियल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है। इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज कंपेयर टू मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कोर। The thickness of cladding is about 300 माइक्रोमीटर। क्लैडिंग जो लेयर होती है कोर के ऊपर वो बहुत ही पतली होती है और उसकी थिकनेस जो है वो जनरली 300 माइक्रोमीटर रखी जाती है। तो इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि क्लैडिंग क्या क्या मेन फंक्शन करती है और 3rd कंपोनेंट के बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम आखिरकार क्लैडिंग का फंक्शन क्या है, क्लैडिंग क्या क्या काम करती है किसी भी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। द क्लैडिंग परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर 1, रिड्यूसेस लॉस ऑफ लाइट फ्रॉम कोर इनटू सराउंडिंग एयर। देखिए स्टूडेंट, जो भी हम लाइट रे अंदर भेजते हैं कई बार क्या होता है वो कोर से जो है सराउंडिंग एयर में जो है वो लॉस्ट हो जाती है। उसको प्रिवेंट कौन करता है? उसको प्रिवेंट करता है क्लैडिंग। हम चाहते हैं कि हमारा लॉस जो है वो मिनिमम रहे और लाइट जो है वो पूरी की पूरी जो लाइट रे सिग्नल हमने यहाँ से भेजा था वही हमें यहाँ मिले, तो वो चीज अचीव करने में हमारी हेल्प करता है ये। तो सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? रिड्यूसेस स्कैटरिंग लॉस एट द सरफेस ऑफ कोर। देखिए स्टूडेंट, जो कोर है वो ग्लास की बनाई जाती है। ये है हमारा सरफेस ऑफ द कोर, ये वाला हमारा सरफेस ऑफ द कोर है। ये हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता क्योंकि ग्लास जो है वो दिखने में चाहे प्लेन लगे पर उसके अंदर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं। तो जब लाइट इन इरेगुलरिटीज के ऊपर फॉल करती है तो वहां से लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है, जिसको हम स्कैटरिंग लॉस का नाम देते हैं। क्लैडिंग जो है वो स्कैटरिंग लॉस को नहीं होने देती और सिग्नल को जो है वो आसानी से प्रोपोगेट करने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट क्या है? एड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो कोर होती है बहुत ही पतली सी होती है, ग्लास की या प्लास्टिक की बनी हुई बहुत ही नाजुक लेयर होती है और इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना जरूरी है। जितनी ज़्यादा कोर जो है आपकी सुरक्षित रहेगी उतना ज़्यादा सिग्नल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकेगा। ऑप्टिकल फाइबर को जो है जमीन के नीचे से या फिर समुद्र के नीचे से लेके जाया जाता है ताकि सिग्नल जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो पहुंच सके। जैसे आपका व्हाट्सएप मैसेज है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाता है, ईमेल जो है वो पहुंच पाती हैं इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। तो ऑप्टिकल फाइबर में मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा और क्लैडिंग जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है ऑप्टिकल फाइबर्स को। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड कंपोनेंट है ऑप्टिकल फाइबर का, वो है प्रोटेक्टिव जैकेट। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लैड सबसे पहले कोर थी, फिर क्लैडिंग थे और सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगी ऑप्टिकल फाइबर की ये प्रोटेक्टिव जैकेट होगी। प्रोटेक्टिव जैकेट क्या करती है? कई बार ऑप्टिकल फाइबर्स की क्रशिंग और मॉइस्चर के कारण जो है उसमें खराबी नहीं आने देती ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। और जो प्रोटेक्टिव जैकेट है ये भी प्लास्टिक की बनाई जाती है। तो कोर, क्लैडिंग, प्रोटेक्टिव जैकेट जो है तीनों प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, बट जो प्लास्टिक यहाँ पर यूज होंगे कोर, क्लैडिंग, प्रोटेक्टिव जैकेट बनाने के लिए वो अलग अलग टाइप्स के यूज होंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसमें आप क्या लिख के आएंगे। द आउटर मोस्ट रीजन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव जैकेट। सबसे बाहर वाले रीजन को प्रोटेक्टिव जैकेट बोला जाता है। कई बुक्स में इसको नाम दिया गया है कोटिंग या बफर का, तो आप कंफ्यूज मत होना, प्रोटेक्टिव जैकेट को ही कोटिंग या बफर बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कोटिंग और बफर। द कोर एंड क्लैडिंग आर एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव जैकेट। इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। कोर और क्लैडिंग को एनक्लोज करके रखती है ये वाली प्रोटेक्टिव जैकेट ताकि जो है कोर और क्लैडिंग को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इट प्रोटेक्ट्स ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम फिजिकल डैमेज, मॉइस्चर, क्रशिंग एटसेट्रा। ये ऑप्टिकल फाइबर को फिजिकल डैमेज से बचाती है, जैसे मॉइस्चर का इफेक्ट नहीं आने देती उसके ऊपर और क्रशिंग के कारण ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग पर भी कोई इफेक्ट नहीं आने देती। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मेन कंपोनेंट्स। इसमें आपने ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना है और इसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स की, जिसमें हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस इन ऑप्टिकल फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं वर्किंग और प्रिंसिपल क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग का। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी फिनोमेना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। तो मान लीजिए हमारे पास एक इंटरफेस है एक्स वाई, दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है। एक मीडियम है एयर, एक्स वाई से ऊपर वाला मीडियम है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और एक्स वाई से नीचे है वाटर और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट जो है वो वाटर से एयर में जा रही है। वाटर जो है वो डेंसर मीडियम में काम करेगा और एयर जो है वो रेयर मीडियम में काम करेगी। तो लाइट रे जो है यहाँ पर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आर। तो स्टूडेंट्स जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये इस पॉइंट पर आकर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आकर नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर μ1 जो है वो μ2 से ज्यादा है और हमारा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एक क्रिटिकल एंगल से कम है यहाँ पर, तो उस केस में लाइट जो है वो ऐसे रिफ्रैक्ट होगी। मान लीजिए हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। देखिए स्टूडेंट्स, हर एक
पेयर ऑफ मीडिया के लिए, यहाँ पर एयर वाटर का हमने कॉम्बिनेशन लिया है। इस पेयर ऑफ मीडिया के लिए मींस एयर और वाटर के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है क्रिटिकल एंगल की, जो कि इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। अगर यहाँ पर आप एयर लेते हैं, यहाँ पर आप ग्लास लेते हैं, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कुछ और होती। तो क्रिटिकल एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमारे पास डेंसर मीडियम में। तो यहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल के बराबर करती है, मींस थीटा आई को हमने थीटा सी के बराबर कर दिया है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है रेयर मीडियम में वो 90 डिग्री हो जाता है। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन ही यही है, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री हो जाए। तो इस केस में लाइट जो है वो ऐसे प्रोपोगेट करेगी, अलोंग द इंटरफेस चली जाएगी, 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप थीटा आई को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, मीन थीटा आई को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दीजिए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा जब आप थीटा आई को थीटा सी से बड़ा कर देंगे, थीटा सी मींस क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर देंगे, तो उस केस में लाइट जो है ऊपर जाने के बजाय, रेयर मीडियम में जाने के बजाय वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस मीडियम से वो आ रही थी। इस फिनोमेना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमेना के ऊपर जो है वो काम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। कोर अलग ग्लास का बना है, क्लैडिंग अलग प्रकार के ग्लास से बनी है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का कम होता है, कोर जो है का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है। तब अगर यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये एक लाइट रे आई एयर से निकलकर कोर में एंटर हुई, यहाँ पर स्ट्राइक की, कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर स्ट्राइक की। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई थीटा सी से बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में लाइट जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी बजाय क्लैडिंग से रिफ्रैक्ट होकर बाहर जाने की बजाय। तो ऐसे ही इस पॉइंट पर होगा, ऐसे ही इस पॉइंट पर होगा, ऐसे ऐसे मल्टीपल टाइम जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करते हुए लाइट जो है वो गाइड होती है एक एंड से दूसरे एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर तक। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये डायग्राम तीनों बनाते हैं वर्किंग में ऑप्टिकल फाइबर की, तो एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स दे देगा। जो आपने थ्योरी में लिखा होगा वो तो वो पढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसे पता होगा, उसे पता चल जाएगा कि आपको पूरी नॉलेज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। बट मैं आपको बता देता हूं कि अगर वर्किंग में आप लिखना चाहते हैं थ्योरी में, तो आप क्या लिख के आएंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए वर्किंग की बात करते हैं। इसमें आप वही लिखेंगे वर्ड्स में जो मैंने आपको पिछले सेक्शन में एक्सप्लेन किया था। तो आइए देखते हैं इसमें आप क्या लिख के आएंगे। द ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल सेंट्रल कोर एंड क्लैडिंग ऑफ अ मटेरियल ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में एक होती है कोर, सबसे इनर मोस्ट सेक्शन होता है कोर का, जिसको लाइट गाइडिंग रीजन भी बोलते हैं, और उसको ऊपर कवरिंग की होती है, उसके ऊपर एक मटेरियल की लेयर चढ़ा रखी होती है जिसको हम क्लैडिंग बोलते हैं। और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमेशा कोर से कम रहता है, मींस क्लैडिंग जो है वो रेयर मीडियम का काम करेगी, कोर जो है वो डेंसर मीडियम का काम करेगी। पिछले सेक्शन में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना स्टडी किया था, जो कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना होने के लिए दो कंडीशंस की जरूरत होती है, जैसा कि आपने पिछले फिगर्स में देखा कि पहली कंडीशन ये है कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। तो हमारे ऑप्टिकल फाइबर के केस में कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.52 के लगभग होता है, और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 होता है। दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से हमेशा कम होगा, मींस कोर जो है वो डेंसर मीडियम में काम करेगी, क्लैडिंग जो है वो रेयर मीडियम में काम करेगी। तो पहली कंडीशन जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो स्टूडेंट दूसरी कंडीशन ये होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी। तो हमारे केस में अगर लाइट रेज जो हैं वो अगर यहाँ पर इंसिडेंट करती हैं कोर क्लैडिंग इंटरफेस के ऊपर, ऐसे एंगल पर इंसिडेंट करती हैं जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। कोर क्लैडिंग सरफेस के लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, तो वो मटेरियल पर डिपेंड करती है, इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगी कि आपको कितने एंगल से ज्यादा एंगल पर यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट करवाना है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे क्या लिखेंगे आप। द पर्पस ऑफ क्लैडिंग इज टू कन्फाइन लाइट रे विद इन द कोर। क्लैडिंग का काम ही यही है कि लाइट रे को कोर के अंदर वो रख सके। अगर क्लैडिंग ना होती तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना होता,
तो लाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर से एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंच ही ना पाती। नहीं तो सारी की सारी लाइट यहाँ पर पहुंचते ही, अगर मान लीजिए क्लैडिंग ना होती, यहाँ पर एयर होती, तो यहाँ पर पहुंचते ही लाइट जो है वो सारी की सारी एयर में लॉस्ट हो जाती। क्लैडिंग का काम ही यही है कि वो कोर के अंदर लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाने में हमारी हेल्प करता है। Light rays impinging on the core cladding interface at an angle greater than the critical angle are reflected back into the core due to total internal reflection। जो लाइट रेज जो है इस कोर क्लैडिंग इंटरफेस के ऊपर, ये है हमारी कोर क्लैडिंग इंटरफेस, यहाँ से लेकर शुरू हो गई, जहाँ फाइबर खत्म होगा वहां तक होगी। तो जब लाइट रेज यहाँ पर फॉल करती हैं, किस एंगल पर इंसिडेंट होती है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट होती है, तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं और इसी फिनोमेना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड आर ट्रैप्ड इनसाइड द कोर। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वो इसके अंदर ही रह जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं और बाहर कब निकलती हैं, दूसरे एंड से बाहर निकलती हैं सीधा। As the angles of incidence and reflection are equal, the light rays will continue to rebound and propagate through fibers suffering multiple total internal reflection। यहाँ पर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो हर एक पॉइंट पर कोर क्लैडिंग इंटरफेस के ऊपर जिस पॉइंट पर लाइट फॉल करेगी, उन पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा और लाइट जो है वो बार बार रिबाउंड करेगी कोर क्लैडिंग इंटरफेस के ऊपर और प्रोपेगेट करती चली जाएगी दूसरे एंड तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत बार होगा लाइट का अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप करके आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें हमने जाना कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या करते हैं, क्या होते हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, मेन स्ट्रक्चर क्या है ऑप्टिकल फाइबर का। 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसके, कोर, क्लैडिंग एंड प्रोटेक्टिव जैकेट, और लास्ट में हमने डिस्कस किया वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।